कर चुके थे और हम डिस्कस कर चुके थे कि एक आपके पास कंडक्टर या मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। इसका एक्सप्रेशन हम डिस्कस कर चुके थे कि वी हैव अ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड, द एवरेज वेलोसिटी अक्वायर्ड, the average velocity acquired by the electron by the electron by the electron by the electron inside the metal under the influence of the potential difference, under the influence of the potential difference, under the influence of the potential difference, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस के अंदर जो हम एवरेज वेलोसिटी गेन करते हैं उसको हम कौन सी वेलोसिटी बोल देते हैं? यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। हम अगर प्रीवियस लेक्चर से सुने या प्रीवियस लेक्चर को यूज करें मुदित, तो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किसके बराबर आता है? मैं यहाँ पर इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड आपके पास देख रहा हूं, मैं इसकी डायरेक्शन को इग्नोर कर रहा हूं। तो ई डिवाइड बाई एम इनटू हमारे पास यहाँ पर टॉ, ये टॉ मेरे पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, दे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और ये टाइम हमारे पास कौन सा टाइम होता है? The average relaxation time is the time interval between the two successive collision. The time interval between the two आपके पास successive collision, between the two successive collision between the two successive collision of the electrons, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की जो हमारे पास सक्सेसिव कोलिजन होती है उसके बीच के टाइम इंटरवल को आप क्या बोल देते हो? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इसको हम क्या बोल देते हैं? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है? ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। हमारे पास ये किसका सिंबल है? ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का सिंबल है। ये हमारे पास किसका सिंबल है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ को जाएगा तो रास्ते में वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन से टकराता हुआ आगे की तरफ को जाएगा, और इस दौरान इस कंडीशन के अंदर वो हमारे पास क्या गेन करता है? एक वेलोसिटी को गेन करता है, उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। और दो कोलिजन्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है जब वो आपके पास एक्सेलरेट कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेन कर रहा है, उसको हम क्या बोल देते हैं? रिलैक्सेशन टाइम। देखो रिलैक्स हो गया, किससे भिड़ नहीं रहा। रिलैक्स का मतलब है अब ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से भिड़ नहीं रहा है, इसकी कोई टक्कर नहीं हो रही है, ये रिलैक्स होकर पॉजिटिव एंड की तरफ को हमारे पास प्रोसेस कर रहा है। हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया। अब आज हम यहाँ पर इस फॉर्मूले पे बेस्ड नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है मेरे पास यहाँ पर। आज का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास यहाँ पर है द करंट। आपके पास द करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, द करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट आपके पास वेलोसिटी, द करंट ड्यू टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखते हैं, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास L के बराबर है और क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A के बराबर। ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर की लेंथ मेरे पास यहाँ पर L के बराबर है, और हमारे पास इसका जो एरिया है, जो हमारे पास इसका एंड एरिया है, ये हमारे पास किसके बराबर है? कैपिटल A के बराबर। ध्यान से समझ, मेरे पास यहाँ पर n क्या है? नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, वो स्मॉल एल। इसको अगर मैं यहां पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं, वॉल्यूम से, देयरफॉर अगर मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर देखो तो वो कितने के बराबर है, बोलो शाबाश। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर, तो बोलो वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएंगे, नेचुरल सी बात है, ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएंगे, नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अब बताओ कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम किसके बराबर है, बोलो शाबाश। तो इसका वॉल्यूम है एरिया इंटू लेंथ, तो इसका वॉल्यूम मेरे पास एरिया इंटू लेंथ, यानी कि ऐसे मेरे पास यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर मैंने नीचे लिख दिया। अब ये सभी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेंगे बच्चे, इफ अगर मेरे पास दे इलेक्ट्रॉन्स, इफ दे इलेक्ट्रॉन्स, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है आर ड्रिफ्टिंग, ये इलेक्ट्रॉन मेरे पास यहाँ पे ड्रिफ्ट कर रहे हैं फ्रॉम नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड, फ्रॉम मेरे पास नेगेटिव टू द पॉजिटिव एंड, तो हमारे पास यहाँ पर करंट कितने के बराबर होगा, शाबाश बोलो जरा सोचो। तो मेरे पास यहाँ पर करंट किसके बराबर है, करंट आपके पास होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम। टोटल चार्ज किसके बराबर है, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अपॉन डेल्टा टी। मेरे पास कैपिटल एन की वैल्यू किसके बराबर है, तो एन मल्टीप्लाइड बाय एरिया इंटू लेंथ इंटू इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय टाइम टी। और टाइम को आप कैसे लिख सकते हो, टाइम को हम लिख सकते हैं लेंथ अपॉन वेलोसिटी। सोचो, दिमाग लगाओ, लेंथ अपॉन वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ही तो होगी ना, लेंथ अपॉन वेलोसिटी क्या होगी, टाइम ही तो होगी ना, लेंथ अपॉन वेलोसिटी। अगर इसके एक एंड से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना शुरू करता है वीडी से, तो ये एल लेंथ को कितने टाइम में कवर करेगा, बोलो शाबाश। इस एल लेंथ को कितने टाइम में कवर करेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा एल अपॉन वी। तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाएगा एंड देयरफॉर मेरे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एन नंबर डेंसिटी ए चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वीडी, यानी कि मेरे पास आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नाउ दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द करंट, ये हमारे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा, द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट, हमारे पास ये बन जाएगा द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन ध्यान रखना एन यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ए मेरे पास क्रॉस सेक्शन एरिया और वीडी मेरे पास क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वीडी मेरे पास यहाँ पर क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ये कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, किसी बच्चे का डाउट है तो वो बच्चा मुझे पूछ सकता है। मेरे पास ये एन क्या है, नंबर डेंसिटी, मैं फिर लिख रहा हूं, ये एन मेरे पास क्या है, नंबर डेंसिटी। मेरे पास ई क्या चीज है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, दिस इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। ए मेरे पास क्या है, एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर, ये मेरे पास है एरिया ऑफ द कंडक्टर। और मेरे पास वीडी क्या चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे पास वीडी क्या चीज है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मेरे पास वीडी आपके पास क्या चीज है बच्चे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन है, ये आपको स्कूल के अंदर टीचर 2 मार्क्स के अंदर पूछेगा कि ड्रिफ्ट स्पीड से बताओ कि हमारे पास करंट जो बनता है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो। क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज, यस और नो, यस और नो। मैं आगे चलूं इसके अंदर से, चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर अब छोटी छोटी चीजें आएंगी, अब इस पे न्यूमेरिकल बहुत कम होंगे, ये चीजें टीचर बहुत ज्यादा तुम्हें पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट चीज जो टीचर आपको पूछेगा वो बच्चा हमारे पास होगी मोबिलिटी। मोबिलिटी को हम
म्यू के सिंबल से डिनोट करते हैं। ये अगेन आपको टीचर 1 मार्क्स के अंदर पूछेगा। और मोबिलिटी हमारे पास क्या हो जाती है, इट इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज, ये हमारे पास डिफाइंड हो जाती है कैसे, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट आपके पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पर यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे, मेरे पास यहाँ पर म्यू को कैसे डिफाइन किया जाएगा, इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड। This is known as to be the drift velocity acquired per unit electric field. This is the drift velocity acquired per unit आपके पास electric field। सिंपल सी बात है टीचर, इसके अंदर से बच्चा हमारे पास ज्यादा कोई आपसे बच्चे इधर उधर की बात करेगा नहीं, सिंपल सिंपल हम लिख सकते हैं। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, E इंटू कैपिटल E मास, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास नीचे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये E से E कैंसिल हो जाएगा और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, E इंटू टॉ डिवाइडेड बाय। ये बच्चा अब मेरे पास यहाँ पर मोबिलिटी आ जाती है। मोबिलिटी सबसे पहली चीज है, मोबिलिटी अगर मैं बोलूं तो टीचर इसकी यूनिट्स के बारे में बात करेगा। क्या बताओ कि मोबिलिटी की यूनिट्स क्या, अगर मैं देखूं स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आपके पास क्या हो जाती है, न्यूटन पर कूलम। तो एक यूनिट तो इसकी आ जाएगी मीटर कूलम और न्यूटन सेकेंड, एक यूनिट तो ये आ जाएगी, या फिर मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट है वोल्ट पर मीटर, और हमारे पास इस वजह से मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकेंड। ये वाली जो यूनिट है ये हमारे पास ज्यादा पॉपुलर है। हमारे पास ये वाली जो यूनिट है मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, ये हमारे पास ज्यादा पॉपुलर है। आपको ये दोनों यूनिट्स यहाँ पर पता होनी चाहिए। टीचर ने सीधा आपको पूछना व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोबिलिटी, आपका जवाब क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट्स क्या है, या तो कूलम मीटर न्यूटन सेकेंड, नहीं तो मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। पहली चीज ये आ गई। दूसरी, मेरे पास ये भी पता लगा कि जो मोबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर। ये देखो आपकी मोबिलिटी जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द चार्ज कैरियर, मास ऑफ द चार्ज कैरियर, यानी कि मास ऑफ चार्ज कैरियर जितना बड़ा होगा आपकी मोबिलिटी उतनी छोटी होगी, आपकी मोबिलिटी उतनी छोटी होगी। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है तो उसकी मोबिलिटी काफी हाई होगी। अगर मैं प्रोटॉन की मोबिलिटी की बात करूं तो प्रोटॉन की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन से कम होगी। रीजन, क्योंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है। जिस भी बॉडी का मास जितना ज्यादा होगा आपकी मोबिलिटी उतनी कम होगी, और जिस भी चार्ज कैरियर का मास जितना छोटा होता जाएगा आपकी मोबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी, आपकी मोबिलिटी उतनी बढ़ती जाएगी। बड़ी सिंपल सी चीज है, कोई भी बच्चा इसको थोड़ा सा फोकस करके अंडरस्टैंड कर सकता है कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो ये हुई मोबिलिटी। एक और चीज, मेरे पास मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉप रिलैक्सेशन टाइम। अब एक चीज बच्चे मैं आपको बताता हूँ जो कि नोट करने वाली है, ये रिलैक्सेशन टाइम जो होता है ये टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये हमारे पास किसका फंक्शन होता है, टेम्परेचर का, और दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब समझना बच्चे कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की कोलिजन होगी और रिलैक्सेशन टाइम उतना कम होगा, उतना ही बच्चा हमारे पास यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम आपके पास कम होगा, उतना ही बच्चा हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम आपके पास कम होगा। तो यहाँ पर ये कहना कि हमारी मोबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बिल्कुल सही चीज है। फिर समझ लो कि हमारे पास हाई टेम्परेचर का मतलब क्या होगा,
हाई टेम्परेचर का मतलब होगा आपके पास ज्यादा से ज्यादा कोलिजन। हाई टेम्परेचर का मतलब हमारे पास क्या आ गई, we have the more and more of the collision। ज्यादा से ज्यादा बच्चा हमारे पास कोलिजन होगी, और ज्यादा कोलिजन का मतलब मेरे पास लेस रिलैक्सेशन टाइम। मेरे पास यहाँ पर लेस रिलैक्सेशन आपके पास टाइम हो जाएगा। एंड देयरफॉर इस वजह से मैं एक और चीज लिख सकता हूँ कि रिलैक्सेशन टाइम और बच्चा हमारे पास यहाँ पर मोबिलिटी का डायरेक्ट तो नहीं पर इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, और वो ये म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बच्चे, टेम्परेचर के। जितना हाई टेम्परेचर होगा आपको दिखाई देगा कि मोबिलिटी उतनी कम है, इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर मूव नहीं कर रहा, उससे ऑपोजिट नहीं जा रहा। इसका रीजन है क्योंकि हाई टेम्परेचर की वजह से अंदर की एंट्रोपी डिसऑर्डर केओस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसकी मोबिलिटी फ्रॉम नेगेटिव एंड टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये मेरे पास मोबिलिटी है। टीचर इसके अंदर भी आपको 2 मार्क्स का आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट मोबिलिटी के बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, वी हैव द डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ। वी हैव द डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ, द डिडक्शन ऑफ द ओम्स लॉ। ये छोटी छोटी चीजें स्कूल में टीचर आपको पूछेगा, ये भी आपको 2 मार्क्स का आएगा कि आप ओम्स लॉ को डिड्यूस करो या ओम्स लॉ को डिराइव करो। कैसे करेंगे ध्यान से समझना। फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, कौन सा एक्सप्रेशन, फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ द करंट, मेरे पास यहाँ पर करंट का एक एक्सप्रेशन है। और क्या एक्सप्रेशन है, I इज इक्वल टू n इंटू E इंटू एरिया इंटू V। ये मेरे पास आगे नंबर 1 इक्वेशन। आल्सो अब ध्यान से समझना, आल्सो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज गिवन बाय E इंटू कैपिटल E डिवाइडेड बाय मास इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इंटू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये मेरे पास आ गया, दिस बिकम्स द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और मैं यहाँ पर अब इसको क्या लिख सकता हूँ, ई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो सकती है, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ कंडक्टर m इनटू मेरे पास यहाँ पर आ गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। देयरफॉर मेरे पास बताओ करंट की वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज NEA, और VD की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर है, E इंटू डेल्टा V अपॉन M इंटू L इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, टॉप एवरेज आपके पास आ जाएगा। अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूं, मेरे पास यहाँ पर करंट की वैल्यू किसके बराबर है, तो NE², यहाँ पर मेरे पास टॉप इंटू एरिया डिवाइडेड बाय मास इंटू लेंथ और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास यहाँ पर डेल्टा V आ गया। ये मेरे पास यहाँ पर डेल्टा V आ गया। मैं इन सभी एक्सप्रेशन को रीअरेंज करता हूँ। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो बताओ डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है, आपके पास डेल्टा V की वैल्यू किसके बराबर है, I इंटू M इंटू L डिवाइडेड बाई NE² टॉ इंटू आपके पास एरिया। ये मेरे पास ओम्स लॉ आ। तब बच्चा बोलता है सर ये ओम्स लॉ कैसे, ये मेरे पास यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है और ये मेरे पास यहाँ पर करंट है, तो बाकी की चीज आपके पास किसके बराबर है, आपके पास ये वाली चीज किसके बराबर आ गई, इसका मतलब तो ये हमारे पास किसका एक्सप्रेशन बन गया, हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस। ये हमारे पास कंडक्टर की रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन बन गया जो दिखाई भी दे रहा है। और कैसे दिखाई दे रहा है याद रखना बच्चे, हेयर आपके पास रेजिस्टेंस इज इक्वल टू M डिवाइडेड बाय NE² इंटू टॉ
मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय एरिया। आप इस चीज को किसके बराबर लिख सकते हो? रेजिस्टिविटी के बराबर, वही चीज जो हम बहुत पहले कर चुके हैं। सो दिस कैन बी इक्वल टू रेजिस्टिविटी रो लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो इनटू लेंथ अपॉन, बच्चा हमारे पास क्या आ गया? एरिया आ गया। मेरी बात को आप समझ पा रहे हो? दिस is known as to be the relationship between voltage and current according to the definition of the current due to drift velocity। तो हमको एक और बात समझ में आए कि आपकी रेजिस्टिविटी अब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, charge of the electron and the relaxation time। and therefore अब बच्चे हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? therefore मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं? डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर विच इज द ओम्स लॉ। ये हमारे पास यहाँ पर ओम्स लॉ की डिडक्शन आपके पास हो जाती है। ये आपके पास कितने मार्क्स की आएगी? ये हमारे पास यहाँ पर आएगी करीबन 2 मार्क्स की। ये आपको 2 मार्क्स का आएगा और ये हमको यहाँ पर पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पर ओम्स लॉ को डिड्यूस कर सकते जी। किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है। शाबाश, बोलो बेटा। किसी बच्चे का यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो वो बच्चा मुझे यहाँ पर पूछ सकता है, क्योंकि हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर रहे हैं। आपका मैक्सिमम चैप्टर यहाँ पर आकर बच्चे खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ये सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई है। सारी के सारी, हर छोटी बड़ी चीज अब इसी के साथ जुड़ी हुई है। हर छोटी बड़ी चीज अब आपके पास यहाँ पर जुड़ी हुई है। अगर मुझे ये चीजें बहुत ढंग से आती हैं तो मेरे स्कूल में भी नंबर आएंगे, ये स्कूल के नंबर के लिए ज्यादा है। और बच्चे कंपटीशन के अंदर कॉन्सेप्चुअल मेरे पास यहाँ पर क्लैरिटी हो जाती है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है, नीतिका, मेगा, तमन्ना, तो आप मुझे यहाँ पर पूछ सकते हैं। जी राघव, बोलो बेटा। सर जो यहाँ पर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है सर, ये यूज होता है क्वेश्चंस में सर? फिर से बोल बच्चे। सर जो सर रेजिस्टेंस का सर फॉर्मूला है सर इधर, सर वो कभी यूज होता है सर? हाँ होता है बच्चे, हमारे पास ये फॉर्मूला डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्ट यूज होता है। जैसे कि हमको यहाँ से इस टॉपिक के बाद एक बात की क्लैरिटी हमारे पास हो जाती है कि हम यहाँ पर अब बहुत बढ़िया ढंग से डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस को दोबारा देखते हैं। द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस, द डेफिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। और ये डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हम दोबारा से क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं कि रेजिस्टेंस इज गिवन बाय मास डिवाइडेड बाय n into e square into tau average multiplied by length divided by area। तो ये डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हमें समझ में आती है कि ये रेजिस्टेंस हमारे पास इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, वेयर जहां पर मेरे पास रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, जहां पर मेरे पास रेजिस्टिविटी कैसे दी जाती है? रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू τ। और इसी के बाद बच्चे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक भी आपका शुरू हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक शुरू क्या हो जाता है? द टेम्परेचर डिपेंडेंस, the temperature dependence of resistivity of the resistivity, the temperature dependence of the resistivity, या फिर बच्चा हमारे पास resistance, और we have the resistance, और we have the resistance। ये हमारे पास अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है कि हमारे पास रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हमारे पास टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है, ये हमारे पास कैसे डिपेंड करती है। शुरू करें बच्चे अब इसके अंदर से नेक्स्ट। ये टॉपिक पे अब आपको न्यूमेरिकल आएंगे। ये टॉपिक आपको 2 से 3 मार्क्स का टीचर पूछ सकता है, और इस पे टीचर आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। तो ये नया टॉपिक है। So this is the new topic, the temperature dependence of the resistivity और दी रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करेगी। पहले हम रेजिस्टिविटी की बात करेंगे। देखते हैं बच्चा हमारे पास। नाउ फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन
फ्रॉम द अबव एक्सप्रेशन, और कौन सा एक्सप्रेशन बच्चे, द रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर इनटू टॉप, आपके पास एवरेज, ये बच्चे रिलैक्सेशन टाइम है। वी कैन से दैट हम एक चीज कह सकते हैं बच्चे, the resistivity is inversely proportional to the relaxation time. The resistivity is inversely proportional to relaxation time and और साथ ही साथ the relaxation time is inversely proportional to the temperature T। ये भी हमको पता बच्चे, ये भी हमको पता बच्चे। अब टेम्परेचर को चेंज करने से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर रहा हूं तो मास के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ता है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने से आपकी रिलैक्सेशन टाइम क्या होती है बच्चे, डिक्रीज हो जाएगी, हमारी रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी। और अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी, ये देखो बच्चे, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगी तो आपकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ पा रहे, मेरी बात को थोड़ा फोकस करो। और इससे मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि देयरफॉर द रेजिस्टिविटी, जो रेजिस्टिविटी है, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। The resistivity is directly proportional to the temperature। हमारी जो रेजिस्टिविटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यह हमारे पास किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बच्चे, यह हमारे पास टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैं जितना ज्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज करता जाऊंगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होता जाएगा, कोलिजन बढ़ती जाएगी और आपकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी, रेजिस्टिविटी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। अब जरा इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसको बनाते कैसे, देखिए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर कंक्लूजन लिखते हैं, या फिर यहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं एक असर्शन लिखता हूँ, और वो असर्शन ये है बच्चे, ध्यान से समझना, फॉर द कंडक्टर्स या फॉर द मेटल्स। अगर बच्चे हम मेटल्स की बात करें या कंडक्टर्स की बात करें बच्चे, हमारे पास द रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, इंक्रीजेस विद द, आपके पास इंक्रीज इन द टेम्परेचर, it increases with the increase in the temperature। यह हमारे पास जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे आप मेटल्स के लिए, तो रेजिस्टिविटी भी आपके पास इंक्रीज होती रहती है। और इसका रिलेशन क्या होता है, ध्यान से समझना। इफ, अगर बच्चे हमारे पास रो 0 डिग्री सेल्सियस is the resistivity at 0 degree Celsius। This is the resistivity at 0 degree Celsius and rho T degree Celsius। This is the resistivity at, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, T डिग्री सेल्सियस। समझना बच्चे, अगर 0 डिग्री सेल्सियस की रेजिस्टिविटी रो 0 डिग्री सेल्सियस है और T टेम्परेचर क्या आपके पास रो T डिग्री सेल्सियस है, तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, जरा ध्यान से समझना, फोकस करना। यू हैव टू लर्न दिस वन, आपको ये याद करना पड़ेगा, दिमाग में रखना पड़ेगा कि रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस ऑफ अल्फा इनटू आपके पास चेंज इन टेम्परेचर, तो T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूरा चेंज करके हमारे पास क्या आ जाएगा, सो दिस इज resistivity at 0 degree Celsius and 1 plus of alpha into T। ये मेरे पास रेजिस्टिविटी at T डिग्री सेल्सियस है, जहां पर अब मेरे पास अल्फा की वैल्यू किसके बराबर है, दे अल्फा, यहां पर मेरे पास अल्फा क्या आ गया, दे अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी।
This is the temperature coefficient of the resistivity. This is the temperature coefficient of the resistivity. ये मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका आ गया बच्चे, रेजिस्टिविटी का. दिस इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे. अब मैं जो बातें आपको कहूंगा उसके ऊपर ध्यान देना. ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है फॉर द मेटल्स. याद रखना मेटल्स के लिए अल्फा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर पॉजिटिव एंड लार्ज होती है. आपके पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव और आपके पास लार्ज हो जाएगी. हमारे पास एलॉय, आप एलॉय को जानते हो बच्चे. एलॉय क्या बनते हैं और कैसे बनते हैं? जब बहुत सारे मेटल्स मिलकर आपके पास एक एलॉय को तैयार करते हैं. हमारे पास बहुत सारे आपके पास एलॉय हो सकते हैं, जैसे कि मैंगानिन बच्चे हमारे पास आ. यह हमारे पास एक अलॉय है बच्चे, मैंगानिन अलॉय. तो हमारे पास यहाँ पर कुछ अलॉयज होते हैं जो कि कंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं. इनके लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव, लेकिन हमारे पास यहाँ पर स्मॉल होती है. अल्फा की वैल्यू आपके पास पॉजिटिव एंड हमारे पास यहाँ पर स्मॉल होती है. इसका मतलब क्या बच्चे, ध्यान से समझना. इफ अगर मेरे पास अल्फा इज पॉजिटिव, अगर मेरे पास अल्फा पॉजिटिव, तो हमारे पास हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, the resistivity increases with increase in the temperature. The resistivity increases with the increase in the temperature. 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 ध्यान रखना बच्चों. मेरे पास अगर अल्फा की वैल्यू आपके पास लार्ज है तो इसका मतलब क्या है, क्या हमारे पास इंक्रीज रैपिड होगा. द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज रैपिड. द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज रैपिड. बहुत फास्ट बच्चे हमारे पास होगा, बहुत फास्ट, रैपिड, एकदम से बच्चे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी. लेकिन अगर अल्फा की वैल्यू मेरे पास स्मॉल है तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस, द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस इज आपके पास वेरी स्लो, वेरी स्लो. द इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी इज वेरी स्लो. ये बात ध्यान रखना. अगर मेरे पास अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगी, लेकिन अगर ये लार्ज है तो बड़ी तेजी से इंक्रीज करेगी, और अगर स्मॉल है तो बड़ी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी. तो इस वजह से हमारे पास स्कूल में टीचर एक क्वेश्चन आपको पूछेगा, और वो क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, व्हाई द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, why the standard resistance, why the standard resistance is made from the alloy, made from the alloy, made from the alloy, made from the alloy, not from the pure matter, not from the pure matter. इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हमारे लिए बड़ा सिंपल सा होगा. कोई बच्चा बता सकता है क्या आंसर होगा? तो हमारे पास इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है. रीजन हमारे पास है बिकॉज, क्योंकि हमारे पास फॉर द अलॉयज, फॉर द अलॉय, हम अगर अलॉय को देखते हैं, फॉर द अलॉयज वैल्यू ऑफ द अल्फा, द वैल्यू ऑफ द अल्फा इज वेरी, this is a very small. The value of the alpha is very small, and therefore and hence or therefore the value of resistance, the value of the resistance does not vary, does not change over large range of temperature, does not change over large range of the temperature, large range of the temperature, large range of the temperature.
तो लार्ज रेंज ऑफ टेम्परेचर पे ये कभी भी आपके पास चेंज होगी नहीं, और इस वजह से आप एलॉय को यूज करते हो फॉर मेकिंग द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ना कि प्योर मेटल। और रीजन मैंने आपको साफ बता दिया, रीजन ये क्योंकि स्टैंडर्ड अगर आप रेजिस्टेंस बनाना चाहते हो तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, जो चेंज ना हो। तो अगर मैं प्योर मेटल ले लूंगा तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा उसके रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, तो वो स्टैंडर्ड तो रहा ही नहीं, क्योंकि वो तो चेंज हो रहा है। अगर मैं अलॉय को लेता हूं तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या बच्चे, वो पॉजिटिव है लेकिन बहुत स्मॉल है, तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट आपके पास स्मॉल होने से रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में चेंज तो आता है, लेकिन काफी देर के बाद आता है, काफी ज्यादा टेम्परेचर के चेंज होने के बाद आता है। इस वजह से हम स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस किसके बनाते हैं, अलॉय के। मैंगानीन वायर हमारे पास है बच्चे, क्रोमियम हमारे पास यहाँ पर वायर है। ऐसी बहुत सारी अलॉय की वायर्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, जिसको हम बच्चे नाइक्रोम हमारे पास एक वायर है जिसको हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस को बनाने के लिए। जी लगी बात पता बच्चे आपको, ये वाली लगी बात पता बच्चे, ये वाली आपको। अब ध्यान से समझना। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर अब आपके पास ग्राफ आ जाते हैं। टीचर ग्राफ का क्वेश्चन पूछेगा, ग्राफ मेरे पास यहाँ पर ग्राफ कैसा बनेगा। अगर मेटल्स का ग्राफ देखें तो ये देखिए बच्चा, हमारे पास मेटल का ग्राफ यहाँ पर, इसी के साथ साथ आगे हम ग्राफ बना देंगे, और आगे बच्चे हम किसका ग्राफ बना देंगे, यहाँ पर देखिए आगे बच्चे हम यहाँ पर किसका ग्राफ बना देंगे, अलॉय का। आपको दोनों के बीच का डिफरेंस पता लग जाएगा। देखिए तो हमारे पास यहाँ पर ये ऐसे करके आपके पास ये मेटल्स के लिए, अब ये जो स्लाइटली किंक आता है इसका आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं है। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल, और ये बच्चा हमारे पास आ गया टेम्परेचर। ये वाला जो पोर्शन है कि पहले डिक्रीज होके इंक्रीज होती है, इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन आज तक किसी साइंटिस्ट को नहीं पता लग पाई। ऐसा क्यों होता है ये जानते हैं, लेकिन इसके प्रॉपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है जो +2 लेवल पे आपको समझाई जा सके। तो ये स्लाइटली पहले डिप करता है और फिर इंक्रीज करता है। कई किताब वाले डायरेक्ट ऊपर ले जाते हैं, ठीक है बच्चे, मैं मानता हूं बच्चे ऐसा भी हो सकता है, आप लेके जाने को चाहो तो बच्चे डायरेक्टली भी लेके जाते हो, पर उससे नुकसान ही होगा, क्योंकि जो टीचर डिटेलिंग में आपका आंसर चेक करेगा वो चेक कर सकता है कि बच्चा डायरेक्ट ऊपर लेके जा रहा है कि स्लाइटली नीचे लेके ऊपर जा रहा है। और अगर मैं बात करूं अलॉय की, तो देखो बच्चा आपका जो अलॉय है वो हमारे पास ऐसे, ये ऐसे करके चाहिए, ये देखिए ऐसे। अब दोनों में किस चीज का फर्क आ रहा है आपको पता लग पा रहा है। हमारे पास इन दोनों ग्राफ के अंदर एक विजिबल सा फर्क है, अगर किसी बच्चे को दिखाई दे रहा है तो वो मुझे यहाँ पर बता सकता है। पहला हमारे पास ये फर्क है कि इस पर्टिकुलर ग्राफ की एंगल स्लोप बहुत ज्यादा पड़ी है, जो कि आपको क्या बता रही है कि अल्फा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होने के साथ साथ लार्ज, और हमारे पास यहाँ पर अल्फा की वैल्यू स्मॉल है, पॉजिटिव है लेकिन हमारे पास स्मॉल है। तो वेरिएशन देखो बच्चे, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये ग्राफ ज्यादा स्टीप है थोड़ा सा बच्चा हमारे पास बड़े एंगल पे, और अलॉय वाला ग्राफ मेरे पास बड़े एंगल पे नहीं है। मेरे पास जो अलॉय वाला ग्राफ है वो हमारे पास स्लाइटली छोटे एंगल पे, जो कि आपके अल्फा की वैल्यू छोटी है, ये इसके बारे में मुझे पता है। क्लियर होगी बात ये वाली, क्लियर होगी ये वाली बात, यस और नो, यस और नो, क्लियर है ये वाली चीज, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बच्चे हम आगे की। अगर कभी टीचर इस पे आपको न्यूमेरिकल देगा तो आप क्या गलती करोगे, कॉमन मिस्टेक मेड बाय टीचर्स आल्सो एंड द स्टूडेंट आल्सो, दोनों के दोनों ये गलतियां कई बार यहाँ पर कर जाते हैं, और ये गलतियां हमको कभी भी रिपीट नहीं करनी। नो मेरे पास यहाँ पर टीचर आपको क्या बोलेगा, एट आपके पास T1 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टिविटी इज ρ1, द रेजिस्टिविटी इज आपके पास ρ1, एंड एट आपके पास T2 डिग्री सेल्सियस, तो आपको बताना है कि ρ2 की वैल्यू कितने के बराबर है। आपको यह बताना बच्चे कि T2 डिग्री सेल्सियस पे आपकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर होगी। आपको ये बताना है कि रेजिस्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर होगी। अब ध्यान से समझो बच्चे,
अब आप जो कॉमन मिस्टेक करोगे या जो कॉमन आप यहाँ पर बच्चे मिसकॉन्सेप्शन लेके आओगे, दिस इज द कॉमन मिस्टेक, जो मैंने कई बच्चों की कॉपी को चेक करते हुए मुझे पता लगा, लेकिन आप इस गलती को कभी भी दोहराना नहीं आता। कॉमन मिस्टेक क्या है कि टीचर यहाँ पर जब क्वेश्चन देता है तो हम क्या करते हैं, T2 डिग्री सेल्सियस रो T2 डिग्री सेल्सियस रो आपके पास T1 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ अल्फा और T2 माइनस ऑफ T। ये कभी भी आपने ऐसा नहीं करना, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग फॉर्मूला है। कभी भी ये गलती मत करना कि आप जो है किसी भी एक टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को किसी भी दूसरे टेम्परेचर की रजिस्टिविटी के साथ क्या कर लो बच्चे, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक, ये हमारे पास सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है। ऑलवेज डू अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, हमारे पास एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इसका आंसर आएगा। तो मेरे पास राइट आपके पास स्टेप्स क्या बच्चे, राइट स्टेप्स याद रखना बच्चे। मेरे पास आएगा रो एट T1 डिग्री सेल्सियस, रो एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू T, ये हमारे पास, एंड ये मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी। और फिर मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, रो एट T2 डिग्री सेल्सियस, रो एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस ऑफ अल्फा इंटू T2। होप सो आप यहाँ पर ये बात समझ पा रहे हैं। हमेशा आपको रजिस्टिविटी कैलकुलेट करनी है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस से ही कैलकुलेट हो। आपने अगर दे भी रखी है 0 डिग्री सेल्सियस की तो भी, और अगर नहीं दे रखी है तो भी, ये गलती कभी भी लाइफ में मत करना बच्चे। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं, टीचर जानबूझ के आपको T1 डिग्री सेल्सियस की रजिस्टिविटी देगा और फिर वो T2 डिग्री सेल्सियस की पूछेगा, बच्चा ये फॉर्मूला लगा देता है जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग, जो बिल्कुल गलत, जो कि बिल्कुल गलत है। हमेशा 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 आपको 0 डिग्री सेल्सियस की रजिस्टिविटी को स्टैंडर्ड मान के, उसको रेफरेंस मान के पहले गिवन टेम्परेचर की रजिस्टिविटी पे जाओ, फिर अननोन वाले के ऊपर जाओ। तो ये गलती बच्चे कभी मत करना लाइफ के अंदर, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या आपने सीधा किसी भी दो टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को आपस में कंपेयर करवा दी, गलती मत करना कभी। अब 1 और 2 को हम आपस में डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश। अगर मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, रो एट T1 डिग्री सेल्सियस, रो एट T2 डिग्री सेल्सियस। इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1 प्लस अल्फा T1, और नीचे मेरे पास 1 प्लस अल्फा इंटू T2। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब रीजन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज्यादा मिलेंगे नहीं, टीचर भी ज्यादा स्कूल में करवाते नहीं है ना, वो पूछते भी नहीं है, ठीक है। हाँ अगर पूछ लिया तो फिर परेशानी है, क्योंकि बच्चा क्या करेगा, कोई भी दो टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को मिलाते चलो चलो और वहां पर जब आप जाओगे, यार आंसर निकला नहीं। आंसर क्यों नहीं निकला, क्योंकि हमने गलत डिसीजन लिया, गलत स्टेप लिया, तो डेफिनेटली बच्चे अच्छा तो फील करेंगे नहीं फिर बाद में जब नंबर कम आएंगे। देखो मैं आपको बताता हूँ, देखिए हमारे पास यहाँ पर अगर हम देखें, सपोज कि मेरे पास यहाँ पर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको कंपेयर कैसे करेंगे, देखिए चलो मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन ये आ गया कि सपोज कि मेरे पास जो अल्फा है उसकी वैल्यू 2 इंटू 10 की पावर -2 आ गया। अच्छा इसकी यूनिट्स किसके बराबर है, पर डिग्री, आपके पास सेंटीग्रेड इनवर्स, ये मैं बताना भूल गया, इसकी यूनिट्स है मैं बताना भूल गया बच्चे, पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, ठीक है वो तो कोई बात नहीं। अब टीचर क्या बोलता है कि आप ये समझो कि मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस पे, मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास जो रजिस्टिविटी है, ये रजिस्टिविटी मेरे पास यहाँ पर 40 ओम मीटर, 40 ओम मीटर है। मुझे बताना है 40 डिग्री सेल्सियस पे इसकी रजिस्टिविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो मेरे को यह बताना है कि इसके रजिस्टिविटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी। अब हम फंस गए। अब बच्चा क्या करेगा,
क्या गलती करेगा, उसमें से निकलना कैसे है, ये बड़े ध्यान से समझना। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने कभी भी गलती नहीं करनी है। सबसे पहले आपने देखना जी हमको गिवन क्या है, 30 डिग्री सेल्सियस की रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा, और आपके पास यहाँ पर 30 आ जाएगा, और रजिस्टिविटी एट 40 डिग्री सेल्सियस, रजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू आपके पास कितना आ गया 40 आ गया। बस ये काम करना बच्चों, हमेशा किसी भी टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करना, 0 डिग्री सेल्सियस का रेफरेंस लेके चलना। आप किसी भी दो टेम्परेचर की रजिस्टिविटी को आपस में कभी कंपेयर नहीं कर सकते। अगर अलग अलग टेम्परेचर की रजिस्टिविटी भी गिवन है तो सबसे पहले उनको 0 डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करके आपस में डिवाइड करके आंसर निकाल। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनको डिवाइड कर देते। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्या है, इनको डिवाइड कर देते। तो रजिस्टिविटी एट 30 डिग्री सेल्सियस, रजिस्टिविटी एट 40 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू 30, और नीचे बच्चा हमारे पास 1 प्लस अल्फा इंटू 40। मेरी बात को समझो। अब मेरे पास यहाँ पर रजिस्टिविटी 30 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू 40, एंड दिस इज रजिस्टिविटी एट 40 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू आपके पास 30। ठीक, ये थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चे आपको। इसके बाद रजिस्टिविटी एट 30 डिग्री सेल्सियस ये 40 है, 1 प्लस ऑफ 2 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -2 इंटू 40 and divided by 1 plus of 2 into 10 raised to power -2 into मेरे पास यहाँ पे 30, and this is resistivity at 40 डिग्री सेल्सियस। ये समझो बच्चे। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ गया 40, 1 प्लस ऑफ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 2, तो ये 80, 1 की पावर -1, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा आपके पास 2 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाइड बाय मेरे पास 40, तो ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 0.8, तो 0.8, और नीचे मेरे पास 1 प्लस ऑफ कितना आ जाएगा 0.6, रजिस्टिविटी एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं आगे की तरफ को चलूं तो 40 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाई 1.6, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ये मेरे पास 4 और ये मेरे पास 10, फिर ये मेरे पास 2, ये बच्चा हमारे पास 5, और ये कैंसिल होके मेरे पास 9, तो 9 इंटू 5, तो कितना आंसर आ गया 45, तो ये मेरे पास आ गया 45 ओम मीटर। ये ऐसे क्वेश्चन करना, ये क्वेश्चन हमारे पास ऐसे करने बच्चे। मैं फिर आपको बोल रहा हूँ प्रिकॉशन रखना बच्चे, प्रिकॉशन, यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है। कहीं पर आप इमोशनल ना हो जाओ कि नहीं मेरे पास 30 डिग्री सेल्सियस की गिवन है, मेरे को 40 डिग्री सेल्सियस की निकालनी है। बच्चा क्या करता है 40 डिग्री सेल्सियस, रजिस्टिविटी 30 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इनटू बच्चा हमारे पास 40 माइनस ऑफ 30, और यहाँ पर आकर बच्चा ये फॉर्मूला बिल्कुल गलत लगा देता। ये कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी हो ही नहीं सकता फॉर्मूला। बच्चे याद रख लेना, मेरी बात को हमेशा दिमाग में रखना, ये फॉर्मूला कभी भी मत लगा देना। आपको फॉर्मूला हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से बच्चे दो जी। किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, शाबाश, किसी बच्चे का डाउट इसके अंदर से, वेरी गुड, बोलो बेटा, है किसी बच्चे का डाउट यहाँ पर? बोल 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 बोलो, शाबाश, बोलो बोलो, है किसी बच्चे का डाउट बेटा? सर अभी तो नहीं है। हाँ बोल बोल बेटा, बोल बोल बोल। मैंने बोला अभी तो नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, बाद में देख लेंगे, बाद में निपट लेंगे सर आपसे। तो हमारे पास देख बच्चे महक कुछ भी नहीं है हमारे पास यहाँ पर, या बाकी बच्चे कुछ भी नहीं है हमारे पास। ये तो सिंपल तो रजिस्टिविटी को कंपेयर करना, और इन दोनों रजिस्टिविटीज को कुछ ऐसे बच्चे हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ऐसे आपस में रिलेट कर रहे हैं बच्चे
जिसके अंदर हम ये जानना चाह रहे हैं, ये समझना चाह रहे हैं बच्चे कि रजिस्टिविटी को आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेट किया जाए। लेकिन रिलेट करने के लिए डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, हमेशा हम 0 डिग्री सेल्सियस को रेफरेंस मानेंगे, उसके बाद बच्चे हम आगे की तरफ को चलेंगे। और इसी तरीके से ऑन सिमिलर बैकग्राउंड, अब ध्यान से सुनिए, हमारे पास ऑन द सिमिलर बैकग्राउंड्स, on the similar backgrounds, on the similar backgrounds, यानी कि अगर मैं सिमिलर बैकग्राउंड के ऊपर चलूं बच्चे, the resistance variation, the resistance variation with the temperature, the resistance variation with the temperature, with the temperature, with the temperature is given by, this is given by, यह हमारे पास कैसे दी जाती है? On the similar background, the resistance variation with the temperature is given by, जो हमारे पास टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस की वेरिएशन कैसे दी जाएगी? तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू T। ये बच्चा हमारे पास रेजिस्टेंस के सिमिलर बैकग्राउंड है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, सिंपली आपकी रेजिस्टिविटी को रिप्लेस कर दिया किसके साथ? रेजिस्टेंस के साथ। क्या फर्क पड़ता है बच्चे? जैसे रेजिस्टिविटी चेंज हो रही है और हमारे पास, वैसे ही आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस भी चेंज हुआ। एंड आपके पास कीप इन माइंड दैट ऑल कॉन्सेप्ट of resistivity, all the concepts of resistivity is equally applicable in the case of resistance also, in the case of the resistance also, in the case of the resistance also। यानी कि इस रेजिस्टेंस के केस के अंदर हमारे पास रेजिस्टिविटी के जितने भी आपके पास कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपके लॉजिक्स हैं, वो हमारे पास इक्वली क्या हो जाएंगे? एप्लीकेबल हो जाएंगे। कोई आपको घबराने की जरूरत नहीं। वही लॉजिक कि अगर मुझे किसी एक टेम्परेचर की रेजिस्टेंस गिवन है, तो आपको गिवन टेम्परेचर की रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमेशा कंपेयर करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। हमेशा आपको कंपेयर करना पड़ेगा 0 डिग्री सेल्सियस के साथ। मैं इसको ऐसा भी यहाँ पे लिख सकता हूँ बच्चे, अगर हम देखें बच्चे, तो हम इसको ऐसा भी देख सकते हैं। देखो, मैं एक फॉर्मूला यहाँ पर बना सकता हूँ, आपके कहने पे मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला तो हम बना सकते हैं, तो वो तो कोई बहुत मुश्किल चीज ही नहीं है। और वो फॉर्मूला कैसे बनेगा? ध्यान से समझना कि मेरे पास रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, याद रखना रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस, ये आपके पास कैसे दी जाएगी? द रेजिस्टेंस एट T1 डिग्री सेल्सियस 1 प्लस अल्फा इंटू टेम्परेचर T2 एंड डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू द टेम्परेचर T। ये एक फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसको आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं। अगेन हमारे पास याद रखना, द टीचर कैन आस्क, यहाँ पे टीचर बच्चा आपको आस्क पूछ सकता है बच्चे, फॉर द ग्राफ ऑफ मेटल्स एंड द अलॉय, the metal and the alloy, the graph of the metal and the alloy, the graph of the metal and the alloy for the resistance also, for the resistance also। simply आपको simply क्या करना है? simply replace आपको replace कर देना resistivity with resistance। तो आप रेजिस्टिविटी को किससे रिप्लेस कर दीजिए? रेजिस्टिविटी विद दी आपके पास यहाँ पर रेजिस्टेंस।
सिंपली बच्चे आप रजिस्टिविटी को किससे रिप्लेस कर दीजिए, रेजिस्टेंस से, आपका काम बन जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आपका काम क्या हो जाएगा बच्चे, बन जाएगा। चलिए सो अभी के लिए बच्चे हम इतना ही करते हैं, इसको आप थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत सिंपल से, हाँ थोड़ा सा ज्यादा है, थ्योरेटिकल है, लेकिन आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा ताकि शाम तक हम इसके बाकी के कॉन्सेप्ट देख सकें। ठीक है, हैव ए नाइस